नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, और वो भारत के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, सकारात्मक खबर है, और वो ये है कि 2023 भारत के नाम होगा, ये भविष्यवाणी कर दी गई है। जी हां, ये कोई ज्योतिषीय भविष्यवाणी या विश्लेषण नहीं है। कई संपादकों के एक समूह की तरफ से ये भविष्यवाणी की गई है और जापान से यह भविष्यवाणी की गई है। इस पॉलिटिकल खबर पर आप दृष्टि जरूर रखिए, क्योंकि निक्केई एशिया जो एक बड़ा मीडिया समूह है जापान का, उसके प्रधान संपादक शिगे साबुरो ओकुमुरा ने एक लेख के जरिए यह बात कही है कि 2023 भारत के नाम होगा। और भारत के नाम क्यों होगा, इसके पीछे भारत की विकास और भारत की युवा ताकत और श्रमिकों की वो ताकत, जिसके बल पर 2023 में भारत पूरी दुनिया को एक राह दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि भारत तीसरा ध्रुव बनेगा। तीसरा ध्रुव का मतलब अब आपको हम आसान शब्दों में समझाते हैं, वो ये है कि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन, जहां पॉलिटिकल राइवलरी के साथ साथ आर्थिक ताकत के रूप में इनके अपने विचार आएंगे और उसमें समन्वय और सामंजस्य और पूरी तरीके से संतुलन बैठाने का काम भारत करेगा। और ये हम देख भी रहे हैं। क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। जो कुछ भी शिगे साबुरो ओकुमुरा के लेख में कहा गया है, ये मुख्य बातें आपके स्क्रीन पर जापान की एक मीडिया कंपनी का जो दावा है वो हम आपको बता रहे हैं। 2023 का वर्ष भारत का वर्ष होगा। दुनिया की तीसरी शक्ति के रूप में भारत उभरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। निक्केई एशिया के चीफ एडिटर शिगे साबुरो का ये एनालिसिस है और उन्होंने कहा है कि भारत तीसरा ध्रुव होने जा रहा है, तीसरी बड़ी ताकत। और इसका आधार भी उन्होंने बताया है कि जो कामकाजी शक्ति है भारत के पास, और इस ताकत के बल पर जो कुछ भी चुनौतियां सामने आ रही हैं और भारत जिसका सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है, इसी ताकत के जरिए भारत अपनी पूरी शक्ति दिखाएगा और पूरी दुनिया भारत का लोहा मानेगी। क्या कुछ इसके आधार हैं, और इस आधार के पीछे भारत की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अर्थात राजनीतिक संतुलन और स्थायित्व, ये एक बड़ा पहलू है। और इस पहलू के जरिए भारत अब वो शक्ति और वो ताकत हासिल करते हुए पूरी दुनिया को राह दिखाएगा। ये बात अब निक्केई एशिया के प्रधान संपादक शिगे साबुरो ओकुमुरा ने कह दिया है। इस बात में कितना बल है। हमारे साथ इस समय जाने माने डिफेंस एनालिस्ट पीके सहगल, रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सहगल सर। जो बातें कही गई हैं इस अखबार के लेख के जरिए, इसके मायने क्या हैं? इसके मैंने बड़े क्लियर है, सारी दुनिया को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आज का भारत जो है एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। अगर आप देखो तो हिंदुस्तान का इको स्टार्ट सिस्टम जो है सबसे बेहतर है। दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर हम यूनिकॉर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस साल 50 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो गया, भारत से एक नया यूनिकॉर्न ऐड कर रहे हैं। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभरा है। IMF के मुताबिक जो है 2023 में 3/4 दुनिया की जो इकोनॉमी है और रिसेशन में चली जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान उसके बाद भी 7% पे ग्रो करेगा। फिर हिंदुस्तान जो है इस समय दुनिया पूरी जो है कोविड के पेट में है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिससे तकरीबन 2.2 करोड़ बिलियन वैक्सीन लगा चुके हैं। वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में उभरा है। पूरी दुनिया में भूखमरी फैल रही है। हिंदुस्तान हर प्रकार से अपने देशों को फूड सिक्योरिटी और कम से कम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहा है। साथ साथ उन तमाम देशों को जिनको आवश्यकता है उनको भी किसी को डोनेट कर रहा है, किसी को सेल कर रहा है। इस दुनिया का सबसे बड़ी जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब है हिंदुस्तान बना है। फिर हिंदुस्तान 2023 में G20 का भी प्रेसिडेंट होगा, SCO का भी प्रेसिडेंट होगा। और हिंदुस्तान जो है अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है
अपने हितों को निगाह में रखते हुए कर रहे हैं। ना तो वो अमेरिका के और नेटो या यूरोप के प्रेशर में आता है, ना ही रशिया के प्रेशर में आता है, ना ही चीन के प्रेशर में आता है। कोई कार्रवाई करता है उसके लिए है, और जो साउथ दुनिया है उसके में है। ऐसे पूरी दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मान रही है। जहाँ तक हिंदुस्तान की आर्म फोर्स का ताल्लुक है, हिंदुस्तान की आर्म फोर्स दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोफेशनल, सबसे ज्यादा रिगार्डेड, सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट मानी जाती है। और खास करके जवान और गलवान के बाद में जो सेना के आर्म फोर्स की थोड़ी गिर चुकी है, उनकी इमेज बहुत ज्यादा गिर गई है, हिंदुस्तान की छवि आसमान को छू रही है। सारी दुनिया साफ तौर पर जानती है कि हिंदुस्तान के सेना के सामने कोई भी देश नहीं टिक पा सकता। इंडियन ओशन रीजन में हिंदुस्तान ने क्षमता हासिल कर ली है कि अपने स्टेट ऑफ मलक्का से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक हम कंप्लीट इकोनॉमिक डोमिनेशन अपने बलबूते पर कर सकते हैं, बिना किसी मदद के अमेरिका के सपोर्ट दे सकते। बड़े पैमाने पर इंडो पैसिफिक में भी हिंदुस्तान की आवाज गूंज रही है, हिंदुस्तान की इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है। तो दुनिया का हर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, या बड़ा देश का हो या छोटा देश का, हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान की आवाज आज सारी दुनिया सुनती है। हमारे प्रधानमंत्री आज दुनिया के सबसे बड़े स्टेट्समैन के रूप में उभर रहे हैं। हिंदुस्तान में हर प्रकार से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। इसके बावजूद की सारी दुनिया में इन्फ्लेशन 30%, 40%, 20% बढ़ गया है। और वो कह रहे हैं जीते में सैलरी आज 2006 में जो थी वही सैलरी लेवल आ गया है। हिंदुस्तान में इस बात में कुछ नहीं हुआ। और ऐसे में साफ तौर पे जो इन्होंने कहा है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि इस साल हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर एक विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा, और साथ ही साथ एक विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। अगर आपको याद होगा तो स्वामी विवेकानंद ने आज से तकरीबन 160 साल पहले कहा था कि मैं बहुत आगे तक देख सकता हूँ। एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया में पूरा हाहाकार बच जाएगा, उस समय एक देश उभरेगा विश्व गुरु के रूप में। तो उन्होंने कहा था वो मेरा देश हिंदुस्तान होगा। आज वास्तव में सारी दुनिया जो है वो एक्सेप्ट कर मान रही है कि अगर यूक्रेन की लड़ाई को रोका जा सकता है तो हिंदुस्तान का इसमें बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा। हिंदुस्तान जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर से पुतिन भी बात करते हैं, ज़ेलेंस्की भी बात करते हैं, और दोनों ही चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से युद्ध को रोका जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर सीओ के मीट में पुतिन को बोला कि अच्छा हुई है, ये लड़ाई का युग नहीं है, आपको डिप्लोमेसी और डायलॉग के माध्यम से कोई रास्ता करना पड़ेगा। साफ तौर पर नजर आना शुरू हो गया रशिया को भी और ज़ेलेंस्की को भी कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर एक समय ऐसा था जब दुनिया साफ तौर पर नजर आई थी कि कोई न्यूक्लियर रिटेलिएशन हो सकती है रशिया की तरफ से। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पुतिन से बातचीत की और पूरी दुनिया को सुरक्षित कर दिया है, उनको कन्विंस कर दिया कि आज के माहौल में किसी प्रकार से न्यूक्लियर बात करना भी एक किस्म से इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुतिन ने उसको एक्सेप्ट किया और कहा हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यानी दूसरे लफ्जों में जिस बात की कार्रवाई हिंदुस्तान कर रहा है वो काबिले तरीफ है। तो हर प्रकार से हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे के ऊपर खड़ा कर दिया है एक बड़ी उभरती महाशक्ति के रूप में। जनरल सहगल, एक बड़ी बात आपने कही और इसका जिक्र सिगे साब्रो ओकुमुरा ने भी किया है, और वो है भारत के स्वतंत्र विदेश नीति की। हम इसमें थोड़ी बात और बढ़ाना चाहते हैं। स्वतंत्र विदेश नीति भारत का अंग रहा है, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी हमने आगे बढ़ाया है, वो दशकीय इतिहास रहा है। सवाल यह है कि जिस तरीके से आक्रामकता की स्थिति आई है कि जो जैसा व्यवहार करे उसको वैसा जवाब दो, और अभी लगभग 72 घंटे पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान को घेरा है और जो जवाब दिया है, उसकी चर्चा बहुत ज्यादा मीडिया में है, पूरी दुनिया की मीडिया में है, और साथ ही साथ उनके वो क्लिपिंग्स जो हैं वो वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने आईना दिखाया चीन और पाकिस्तान को एक साथ। क्या स्वतंत्र विदेश नीति में आक्रामकता का जो पुट वर्तमान मोदी सरकार के विदेश मंत्री की तरफ से दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है इस मामले में? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। उन्होंने साफ तौर पे कहा और शहर में एक संसद के दौरान कि मैं इससे भी कड़े शब्द बोलता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता। उन्होंने कहा कि मुद्दा जो है का सबसे बड़ा शिकार है। साफ तौर पे कहा कि हमारे दोस्ती नेताओं का नाम ये लेना बहुत एपी सेंटर है, डर है टेररिज्म का। और जहाँ भी दुनिया में टेररिज्म का हादसा हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान इन्वॉल्व है। फिर उन्होंने कहा साफ तौर पे
बहुत बड़े हमारे पास हमारा जो नॉर्दर्न नेबर है चीन, वो भी टेरर को हर प्रकार से कह दे रहा है। जो भी यूनाइटेड नेशंस की टेरर घोषित कर रहा है उसमें दखल अंदाजी करता है जी टेक्निकल होल्ड कर देता है। साथ साथ उन्होंने आड़े हाथ लिया यूरोपियन नेशंस को। जी उन्होंने कहा क्योंकि आप टेररिज्म से डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं हो और आपके देश में टेररिज्म का उत्तर देगा कि आप डरते हो पाकिस्तान को कंडेम करने के लिए, कंडेम करने के लिए। जी तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है वो भी डबल स्टैंडर्ड करता है। एक तरफ से तो हमको कहता है कि वो हर हिंदुस्तान से कलाई मानता है, दूसरा वही देश जो है अमेरिका पाकिस्तान को $450 मिलियन दे रहा है अपने F-16 को अपग्रेड करने के लिए। ये कहता कि F-16 जो है टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। आज तक तो उन्होंने F-16 कभी भी टेररिस्ट के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया। साफ तौर पर जानते हैं कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। उसके बावजूद फिर FATF से पाकिस्तान निकला, वो भी अमेरिका और यूरोप की वजह से, जबकि वो साफ तौर पर जानते हैं कि उसके मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में कोई कमी नहीं आई जी। और उसके जितने भी टेररिस्ट हैं जिन्होंने मुंबई कांड को अंजाम दिया, जिन्होंने 9/11 को अंजाम दिया, आज भी सारे के सारे पता में मौजूद है। जिन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किसी प्रकार से नहीं की। जी उनको जेल में भी डालते हैं तो सुपर वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है। ऐसे में फिर उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान के ऊपर उंगली उठा रहे हो कि हम रशिया से ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं, गैस इम्पोर्ट कर रहे हैं। यह हिंदुस्तान ने चाहे जो भी हमारे देश के और हमारे समाज के हित में होगा हम वो कार्रवाई करेंगे। रशिया हमको चीपर ऑयल दे रहा है, डिस्काउंट पर हम उसको लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान एक महीने में इम्पोर्ट कर रहा है उससे ज्यादा इम्पोर्ट एक दिन में यूरोपियन कंट्रीज आज भी कर रही है। लेकिन उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ जिक्र उसके बारे में जो हिंदुस्तान बातचीत कर रहा है। मेरा बड़े समय अभी आ गया साफ तौर पे ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान इस वक्त की पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और हम अपनी नीति के अनुसार चलेंगे जो हमारे हित में है। और चीन के संदर्भ में भी उन्होंने कहा सर कि गलवान से लेके तवांग में पहले चीन की आर्मी जो है वो आक्रामक होती, उसका जवाब दिया जाता है। हम उससे भी आगे की बात करते हैं। डोकलाम आपको याद होगा, डोकलाम से लेकर के तवांग तक जो कुछ भी चीन की सेना ने किया, भारत ने उसका जवाब दिया और जवाब देने का जो तरीका था वो जैसे को तैसा, यहां तक कि पिटाई की गई और पिटाई करके भी भगाया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। शायद इन सब बातों का एक बड़ा असर हो रहा है कि भारत अब जवाब ही नहीं देगा, राजनीतिक स्तर पर साधेगा और मौका मिलने पर जवाब ऐसा देगा कि फिर वो एक नजीर बने, एक सबक बन जाए उन लोगों के लिए जो भारत की तरफ गलत दृष्टि से कार्रवाई करने के बारे में सोचते हैं। देखो जहाँ तक हमारी सरकार है जी, उन्होंने साफ तौर पर इन एडिशनल तो बहुत सारे लोग बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनकी बात और करने में फर्क होता है। जी, हिंदुस्तान ने कहा ऐसा पाकिस्तान इज कंसर्न हमारी 0 टेरर टॉलरेंस है। के अंदर आप देखो 95% जो है टेरर को खत्म कर दिया है, उनके रिंग लीडर्स को खत्म कर दिया है। पाकिस्तान ने जब हमारे ऊपर अटैक किया उन्हीं के ऊपर तो अपने सर्जिकल स्ट्राइक की, उन्होंने जब पुलवामा में किया तो हमने बाराकोट किया। फिर जब वो डोकलाम में आए 2017 में, हिंदुस्तान ने उनको साफ तौर पर कह दिया कि ना पड़ेगा, हम शांति पूर्वक एक देश है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर आप हमारे ऊपर युद्ध रोकना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी, हम हर प्रकार से तैयार है। ग्लोबल टाइम्स ने हिंदुस्तान को कंडेम किया और 62 की याद दिलाई। हमारे देश का मीडिया और हमारे पॉलिटिशियन ने बहुत मिच्योरिटी दर्शाई। हमने कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। हमने कहा हमारी मिलिट्री जो है हर प्रकार से तैयार है, अगर आपने ललकारा तो आपको इसका साफ तौर पर लड़ाएगा। जी, तो ध्यान में क्या हुआ कि चीन जानते हैं, उन्होंने हमारे एक ऑफिसर 19 जवानों को शांति कर्नल बाबू को मारा, 19 जवानों को मारा। जवाबी कार्रवाई में हमने उनके 45 डेड बॉडी हिंदुस्तान की इजाजत से हेलीकॉप्टर में डाली गई, लेकिन चाइना एक्सेप्ट करता 24। उसके बाद में फिर जब रवि तवांग हुआ, चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो सारी दुनिया ने देखी है। जी, आज बड़े छोटे देश है जो एशिया पैसिफिक में जो चाइना के बॉर्डर पे जिनके साथ चाइना का विवाद है और सारे के सारे उनमें दम आ गया है। हिंदुस्तान को देखते कि किस वक्त हिंदुस्तान ने पिटाई की है चाइना की गलवान में और तवांग में, सबकी हिम्मत उठ गई है। सब अभी चाइना को आंखें दिखा रहे हैं, इंक्लूडिंग ताइवान एंड वियतनाम, जापान। साफ तौर पर नजर आता है कि चाइना पेपर टाइगर है, बहुत कुछ कबूल करता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा हाईटेक हूँ, मैंने ये कर दिया है वो कर दिया है, लेकिन उसके फाइनल उसके जो वक्तव्यकारियां उनकी मिसाइलें वगैरह है
उनमें बहुत खामियां हैं। जिन जिन देशों ने उनका सामान खरीदा है वो पछता रहे हैं, क्योंकि 90% वो सिस्टम जो है इनफेक्टिव है, काम ही नहीं कर रहे। और उनको मेंटेन करना और सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही मैंने सभी कहा है कि हिंदुस्तान की जो आर्म फोर्सेज है आज दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड, सबसे ज्यादा रिगार्डेड, सबसे ज्यादा रेवर्ड है। जी। और दुनिया हमारी आर्म फोर्सेज का लोहा मानती है। तो अनेकों देशों के साथ में हमने दो तरफा बाइलेटरल, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज की है। हर एक्सरसाइज में उनकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपने बाकी पड़ोसी देशों के या बाकी फ्रेंडली देशों के जिनके साथ कभी कभी है उनके ऊपर हावी हो जाती है। जी जी। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि हिंदुस्तान की फौज जो है बड़ी वेल लेड है, बड़ी वेल ट्रेंड है, उनका मोरल, उनका मोटिवेशन बहुत जबरदस्त है। और स्टॉप फॉर विच फाइटिंग, हम दूसरे देश की जमीन को ही पकड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने हमारे देश की एकता या हमारी देश की अखंडता या हमारी सॉवरेनिटी या हमारी होमोजेनिटी के ऊपर जी। कोशिश की तो हिंदुस्तान जो है उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। तो ये हमने बार बार दर्शाया है। जनरल सहगल, एक अहम बात ओकुमुरा ने कही है और वो है भारत की युवा ताकत, जो भारत में कामगार शक्ति है उस पर बहुत भरोसा जताया उन्होंने। हम चीन को भी पछाड़ रहे हैं। और दूसरी बात, दो ध्रुव को उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ अमेरिका। रसिया का जिक्र उन्होंने नहीं किया। और इन दो ध्रुवों के बीच भारत की एंट्री जो होती है वो इन दोनों को बैलेंस करेगी, संतुलित करेगी, राह दिखाएगी। इसके मायने क्या है सर? देखो, पहले तो मैं साफ तौर पर उनकी बात को मानता हूँ। हिंदुस्तान की युवा शक्ति जो है बहुत बड़े पैमाने पर उभर रही है जी। अगर आज देखो तो अमेरिका के 40 to 50% जो हाईटेक कंपनीज हैं उनके प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तानी है। इतने भी उनके मल्टीनेशनल कंपनी दुनिया की 500 टॉप कंपनीज है, उनमें से तकरीबन 35 से 40% उनके सीईओ या नंबर 2 जो है हिंदुस्तानी है। नासा के 38% जो साइंटिस्ट हैं वो हिंदुस्तानी है। हर साइंटिफिक इनोवेशन के पीछे आज हिंदुस्तान से लोग लगे हुए हैं। जी। तो मैं जैसे कहा कि हिंदुस्तान इको स्टार्टअप में हिंदुस्तान सबसे बड़ा उभर रहा है। अगर आप देखो तो पिछले कुछ सालों में हमारे एनुअल पेटेंट वो अब सिंगल फिगर में थे। जी। अभी पिछले साल हमारे जो हमारे पेटेंट एक्सेप्ट हुए तकरीबन 11,000 के करीब है। हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर अभी पेटेंट को उछाल रहा है। पहले पेटेंट को उछालने में सबसे आगे चीन और अमेरिका थे। अभी हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर आ गया। हम लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। तो कह रहे हैं 2030 तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो जर्मनी और जापान को भी क्रॉस करने की दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। इसमें किसी प्रकार की कोई शक नहीं, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। हम वास्तव में एक तीसरे बड़े तौर पर उभर रहे हैं जो हिंदुस्तान, जो अमेरिका और चाइना को बैलेंस कर सकता है। ये जो तीसरा ध्रुव बन रहा है सर, मेरा अंतिम सवाल है, इस तीसरे ध्रुव में 2023 जो बिल्कुल आ चुका है, 3 दिन बीत भी चुके हैं और अब कुछ महीने और, इन महीनों में क्या भारत ये दिखा देगा और अपने दोस्त रूस को मना लेगा कि भाई ये युद्ध छोड़ दीजिए, अब आप खत्म करिए? क्योंकि डिप्लोमेसी और डायलॉग जिसका जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने जिस पर चर्चा की थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, सवाल यह है कि ये दो ध्रुव, एक तरफ चीन जो है वो मौके के नजाकत को देखते हुए रूस का हाथ पकड़ रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका जेलेंस्की को सहयोग कर रहे हैं। तीसरी राह भारत दिखा सकता है। क्या भारत रूस को मना पाएगा कि यह युद्ध मत लड़िए, क्योंकि इस युद्ध से न सिर्फ रूस और यूक्रेन की बर्बादी होगी बल्कि पूरी दुनिया बर्बाद और तबाह हो रही है? देखो, हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है युद्ध को मिलाए, लेकिन मेरे मुताबिक ये युद्ध नहीं रुकेगा जब तक किसी प्रकार का कोई फेस सेविंग डिवाइस यूक्रेन को नहीं मिलता। क्योंकि रशिया में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बहुत बड़े पैमाने पर हवाई जहाज, बख्तर गाड़ियां वगैरह, उनकी इकोनॉमी बैठ रही है। पुतिन अपने देखा से वो क्या बोलेंगे, युद्ध से उनको क्या फायदा हुआ? इसलिए जब तक उनको कोई फेस सेविंग डिवाइस नहीं मिलता यूक्रेन रुकने वाले नहीं है। जहाँ तक जेलेंस्की का ताल्लुक है, जेलेंस्की साफ तौर पर कह रहे हैं हम ना देंगे ना ही हम मिटेंगे। हम अपने देश की एक इंच भी जमीन नहीं देंगे। और जो 4 प्रोविंसेस उन्होंने एक किस्म से जबरदस्ती इंटीग्रेट करने की सिस्टम का वजह किया है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको क्रिमिया भी वापस करना पड़ेगा। तो दोनों में जबरदस्त ईगो क्लैशेस है। दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में वास्तव में क्या हिंदुस्तान सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, ये तो समय बताएगा।
लेकिन एज ऑफ टुडे मुझे नहीं लगता कि जब तक कोई स्टेशनरी बैठी दी जाएगी या जब तक किसी एक का सत्ता नहीं पलटा जाएगा, ये युद्ध रुकने वाला है। क्या आपको लगता है कि 2023 में भारत कोई एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिससे जो ओकुमुरा कह रहे हैं वो बात सच साबित होगी, जिसे आप प्रमाण सहित प्रस्तुत कर रहे हैं कि भारत ये ताकत बनेगा और इसमें कोई दो राय ही नहीं? देखो, हिंदुस्तान जो है साफ तौर पे जो साउथ जो अंडर डेवलप और अंडर प्रिविलेज वर्ल्ड है, उनका एक सबसे लीडर के रूप में अभी उभरना हो गया है। वो G20 प्रेसिडेंसी के बीच में साफ तौर पे हिंदुस्तान जो है तो हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, तो सारे उन देशों की बातचीत कर रहा है जो पूरे नेशन कहलाते हैं। इसमें कंप्लीट साउथ ईस्ट एशिया के नेशन है, अफ्रीकन नेशन है, लैटिन अमेरिकन नेशन है, इन सबका लीडर हिंदुस्तान बन रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है कि इन सबको हर प्रकार से मदद दी जाए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, इनको प्राइवेट इनको निकालने रखते हुए इनको पैसा दिया जाए तो ब्रिंगिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी। बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान इन तमाम चीजों की बातचीत कर रहे हैं, और साउथ को जिसको कोई लीडर नहीं था, किसी को बातचीत नहीं सुनता था, और बड़े देश थे जो इनको एक्सप्लॉइट करते रहे इतने सालों से। आज हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है और साफ तौर पर दर्शाना करता है बाय द एंड ऑफ 2020 प्रेसिडेंसी की साउथ जो है एक बहुत ही पावरफुल ग्रुपिंग है, और हिंदुस्तान इसका लीडर बन रहा है, और ये जो है एक बैलेंसिंग ताकत होगी बिटवीन अमेरिका एंड बिटवीन चाइना। जी, 2023 में भारत क्यों बनेगा विश्वगुरु, जनरल पीके सहगल ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात का जिक्र किया और विश्लेषण के द्वारा और तर्क के साथ उन्होंने समझा दिया कि कैसे भारत दुनिया में तीसरी बड़ी ताकत बने जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एवी स्टार न्यूज के साथ बात की सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपने सुना जनरल पीके सहगल, जो जाने माने डिफेंस और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिगे साबुरो ओकुमुरा जापान के एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस के एडिटर इन चीफ हैं, और जिस तरीके से इन्होंने तर्कों सहित ये बात सामने रखी है कि 2023 में भारत पूरी तरीके से पूरी दुनिया में अपना पक्ष रखेगा और भारत के पक्ष को सुना जाएगा। इसके पीछे डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर जो कुछ भी पीके सहगल साहब ने बताया है उसको हम नटसल में आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि भारत की ताकत, उसकी युवा शक्ति जो पूरी तरीके से आजादी के अमृत महोत्सव काल में 25 वर्षों का जो विकास का खाका खींचा गया है, जिसमें अभी भी इस देश में युवा बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जिसको खत्म करने के लिए मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का एक जो नारा प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है और 135 करोड़ का आवाम उसको पूरी तरीके से सहयोग और समर्थन दे रहा है। निश्चित रूप से इस प्रयास के जरिए जब भारत की युवा शक्ति न सिर्फ देश में उत्पादों को आगे बढ़ाएगी, बल्कि विदेशों में भी हमारी शक्ति जो पूरी तरीके से पढ़ी लिखी है, इस मामले में इस पूरे क्षेत्र में कार्य करने की ताकत रखती है, वो इन्वॉल्व होगी, तो भारत की आमद बढ़ेगी और भारत का जीडीपी चाइना को भी क्रॉस कर जाएगा। हालांकि 2030 तक ये प्रेडिक्शन किया गया है कि जापान और जर्मनी को भारत पीछे छोड़ देगा, लेकिन उसकी राह 2023 में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व कर रहे हैं 135 करोड़ आवाम की ताकत पर, उस पर पूरा भरोसा अब विदेश के अखबार और उनके संपादक, विश्लेषक इस बात पर पूरा भरोसा जता रहे हैं कि भारत 2023 में ही दुनिया को राह दिखाना शुरू कर देगा और 2030 तक हम 3 बड़े देशों की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देंगे। ये आपके लिए एक सुखद और गौरवपूर्ण खबर हो सकती है, और गौरवपूर्ण एहसास के साथ आप देश के लिए, अपने लिए और समाज के विकास के लिए पूरी तत्परता से जुट जाइए। शायद यही समय की मांग है। क्या होगी भारत की स्थिति और भारत इस स्थिति में किस तरीके से दुनिया को शांति की राह दिखाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा, और इसकी एक एक खबर और उसका पूरा विश्लेषण एवी स्टार न्यूज के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।